हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर लेक्चर सीरीज ऑन रिंग थ्योरी। आज का जो लेक्चर है वो होने वाला है प्रॉब्लम्स ऑन रिंग थ्योरी। इसका मतलब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने थ्योरी ऑलरेडी पढ़ चुकी है बहुत सारी, जिसमें हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करी। हमने डिस्कस करी रिंग, है ना। हमने डिस्कस करी रिंग, इंटीग्रल डोमेन और फील्ड, ये हमने देखा। फिर इसके बाद हमने सब रिंग देखा, सब रिंग क्या होता है। और फिर हमने देखा आइडियल। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। फिर रिंग के भी हमने अलग अलग टाइप के देखे, कम्यूटेटिव रिंग क्या होता है, ये सब चीज़ें हमने देखी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमने क्या है कि हमने अलग अलग एग्जाम्स में जितने जिस टाइप के रिंग थ्योरी से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, वो सब हमने सर्च करके कलेक्ट करे आज। और वो हम आज की वीडियो में उसी चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं कि किस किस टाइप के इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है वो अदर स्टेट्स के टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स में पूछे गए, कुछ उत्तराखंड के टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स में पूछे गए, और कुछ पॉलिटेक्निक लेक्चरार के एग्जाम में, अलग अलग टाइप के जितने टाइप के एग्जाम्स होते हैं उन एग्जाम्स में ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं। तो इन्हीं सब क्वेश्चंस को हमने कलेक्ट किया, कंपाइल किया, इसीलिए थोड़ा वीडियो बनाने में टाइम लग गया। तो आज की वीडियो में हम ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम देखेंगे, पहले देखो एक बार फिर से हम एक बार, मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें कोई भी नई चीज़ देखने से पहले एक बार हमें क्विकली रिवाइज कर देना चाहिए। तो हमने सबसे पहले रिंग रिंग की हम एक बार डेफिनेशन देखते हैं। रिंग क्या होता है? एक एडिशन के साथ क्या होता है? अबिलियन ग्रुप होता है। ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन के साथ क्या होता है? सेमी ग्रुप होता है। सेमी ग्रुप होता है, और एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। ठीक है, यही होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो फिर रिंग के बाद हम इंटीग्रल डोमेन पे। इंटीग्रल डोमेन के पास क्या होता है? इसके पास जीरो डिवाइजर नहीं होना चाहिए, तो वो इंटीग्रल डोमेन मतलब कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी विदाउट जीरो डिवाइजर। और फिर हम गए फील्ड में। फील्ड के पास एक प्रॉपर्टी और होती है कि हर नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। मतलब नॉन जीरो एलिमेंट क्या है? यूनिट बन जाता है, तो उसको हम फील्ड बोलते हैं। अच्छा, अगर हम फील्ड की डेफिनेशन को देखें ना, कि कम्यूटेटिव, देखो इसके पास सेमी ग्रुप का मतलब सेमी ग्रुप के पास दो प्रॉपर्टी होती है, क्लोजर मल्टीप्लिकेशन में और एसोसिएटिव, है ना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेमी ग्रुप के पास होती है। सेमी ग्रुप का यही मतलब है ना। अगर हम इसको यहाँ पे मैं बना के दिखाऊं, सेमी ग्रुप का मीनिंग ये होता है, इसके पास पहली प्रॉपर्टी है एक तो क्लोजर, सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब देखो जो फील्ड होता है, फील्ड के पास क्या होता है? कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। विद यूनिटी का मतलब उसके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी है, तो इसके पास क्या हो गया? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी आ गई। देखो फील्ड क्या होता है? कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी विदाउट जीरो डिवाइजर हैविंग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, इसका मतलब इसके पास इनवर्स भी आ गया, इनवर्स भी आ गया। और कम्यूटेटिव तो है ही, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, है ना, कम्यूटेटिव रिंग। तो देखो फील्ड के पास मल्टीप्लिकेशन में पांचों प्रॉपर्टी आ गई। ये क्या है? इनवर्स ऑफ ईच नॉन जीरो एलिमेंट की बात हो रही है। तो देखो जो फील्ड होता है ना, फील्ड फील्ड में से अगर मैं एक जीरो एलिमेंट को निकाल दूं तो उसको हम लिखेंगे एफ स्टार से डिनोट करते हैं उसको। ठीक है, एफ स्टार। एफ स्टार का मतलब है फील्ड में से जीरो एलिमेंट को निकाल दो। जीरो एलिमेंट क्योंकि क्या है, किसी के साथ मल्टीप्लीकेशन जब ऑपरेशन जब भी होगा ना, उसमें हम नॉन जीरो एलिमेंट को कंसीडर करते हैं। जीरो तो सबको मल्टीप्लाई करके जीरो कर देगा ना, वो आइडेंटिटी बनने देगा उसमें किसी को ना, वो इनवर्स बनने देगा किसी का, क्योंकि वो तो मल्टीप्लाई होकर सबको जीरो कर देता है। तो इसलिए एफ स्टार लिखते हैं। तो एफ स्टार क्या है? मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ ना कि एफ स्टार जो है वो एक क्या बन गया? अबिलियन ग्रुप बन गया किसी केस में, फील्ड के केस में। ठीक है, क्योंकि फील्ड के पास इनवर्स प्रॉपर्टी होती है हर नॉन जीरो एलिमेंट की। ठीक है, नॉन जीरो एलिमेंट की इनवर्स प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव, आइडेंटिटी, एसोसिएटिव, ये क्लोजर, ये पांचों प्रॉपर्टी होगी। तो फील्ड क्या होता है? एडिशन के साथ भी अबिलियन ग्रुप है, मल्टीप्लिकेशन के साथ भी अबिलियन ग्रुप है, बट एफ स्टार। ठीक है, मतलब नॉन जीरो एलिमेंट का कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे ये वाला पॉइंट पिछले क्लास में बताना भूल गया, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। एक बार मैं फिर से वेन डायग्राम से भी बता देता हूँ कि इन तीनों में आपस में क्या क्या रिलेशन होता है। तो सबसे पहले देखो, ये है रिंग मान लेते हैं। ठीक है, ये है रिंग का सेट। तो ये क्या है? ये वेन डायग्राम है। ठीक है, अब इंटीग्रल डोमेन इसके अंडर लाई करता है। अंडर लाई करता है मतलब इसका मतलब ये नहीं इसका सबसेट है ये। ठीक है, रिंग का सबसेट इंटीग्रल नहीं, ऐसा नहीं है। ये रिंग का कलेक्शन है। ठीक है, और ये इंटीग्रल डोमेन का कलेक्शन है। इंटीग्रल डोमेन का कलेक्शन है ये, मतलब ये वेन डायग्राम, जो वेन डायग्राम सेट थ्योरी में पढ़ते हैं ना, तो और उसके अंदर लाई करता है फील्ड। ठीक है, तो फील्ड एक बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है। फील्ड के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये फील्ड है। फील्ड में जैसे कि रियल नंबर का सेट होता है, या जेड पी होता है, ये फील्ड होता है। ठीक है, या नेचुरल नहीं, सॉरी, में रियल नंबर है कि रैशनल नंबर है, ये सारे के सारे क्या फील्ड होते हैं। जैसे कि इंटीजर्स का सेट है, इंटीजर है, या फिर जैसे इंटीजर का सेट है, मतलब ना ये क्या होता है? ये इंटीग्रल डोमेन है, दैट इज नॉट अ फील्ड। और यहाँ पे जैसे कि मान लेते हैं जेड फाइव हो गया, फाइव नहीं सॉरी, जेड फाइव तो होगा, जेड सिक्स हो गया, Z4 हो गया, ये सारे के सारे क्या है? ये रिंग है जो इंटीग्रल डोमेन है, क्योंकि इनके पास क्या होता है? जीरो डिवाइजर एलिमेंट होता है, इसलिए ये इंटीग्रल डोमेन है। इंटीग्रल डोमेन क्या होता है? कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी विदाउट जीरो डिवाइजर। ठीक है, तो ये इतनी प्रॉपर्टीज है। और फील्ड के पास
Excuse me. फील्ड के पास एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके पास इनवर्स होता है। फील्ड के पास इनवर्स मतलब डिवीजन की प्रॉपर्टी होती है। फील्ड के अंदर जो डिवीजन है वो नॉन जीरो एलिमेंट का डिवीजन पॉसिबल है, ठीक है। तो ये फील्ड की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जो इंटीग्रल डोमेन भी नहीं है, फील्ड में रिंग में भी नहीं है, ठीक है। अब हम देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है चारों में से। देखो पहली स्टेटमेंट लिखी कि एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। तो क्या हर फील्ड एक इंटीग्रल डोमेन है? देखो फील्ड का सेट छोटा है, इंटीग्रल डोमेन उससे बाहर है। ये फील्ड का सेट है, ये इंटीग्रल डोमेन है, तो हर फील्ड इंटीग्रल डोमेन है ना। इंटीग्रल डोमेन के अंदर फील्ड है, तो ये पहली स्टेटमेंट ट्रू हो गई। एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। जो फील्ड है वो इंटीग्रल डोमेन तो हो गई, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट लिखिए, एवरी इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड। हर इंटीग्रल डोमेन फील्ड है क्या? नहीं। जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ पे कोई ना कोई एक इंटीग्रल डोमेन ऐसा होगा जो क्या है, जो फील्ड नहीं है। जैसे देखो इंटीजर्स का सेट है, इंटीजर्स का सेट क्या है, इंटीग्रल डोमेन होता है, बट क्या है, फील्ड नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से एवरी रिंग इज इंटीग्रल डोमेन, ऐसा भी नहीं है। देखो यहाँ पे Z6, Z5, Z4, जब भी यहाँ पे कोई कंपोजिट नंबर लिख दो, जैसे Z8 लिख दो, तो ये क्या है, ये रिंग है, बट इट इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन, क्योंकि इनके पास क्या है, जीरो डिवाइजर एलिमेंट होता है, ठीक है। तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है, ये भी गलत है, ये वही गलत। तो इसका आंसर हो गया 1 वाला। अब देखो, अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आ गए। सब फील्ड ऑफ फील्ड एफ विद 8 एलिमेंट। तो 8 एलिमेंट के जो सब फील्ड है, उसके उसके क्या क्या फील्ड होंगे, क्या है। तो इसमें ना देखो 8 एलिमेंट का, अब देखो जैसे मान लेते हैं फील्ड का ऑर्डर है 8, फील्ड का ऑर्डर कितना है 8। तो एफ स्टार जो होगा, एफ स्टार अभी मैंने बताया, एफ स्टार क्या होता है, फील्ड में से एक जीरो एलिमेंट निकाल दो, ठीक है। फील्ड में से जीरो एलिमेंट निकाल देंगे, तो फील्ड के एफ स्टार के पास कितने एलिमेंट बच गए, एफ स्टार के बच गए 7 एलिमेंट। अब देखो एक 7 एलिमेंट बच गए। अब एक होती है लैग्रेंजेस थ्योरम ना, क्या होती है, लैग्रेंजेस थ्योरम, ग्रुप में होती है लैग्रेंजेस थ्योरम। अच्छा पहले यहाँ पे एक चीज और देख लो, ये एफ स्टार जो है, एफ स्टार जो सेट है वो क्या है, वो एक अबिलियन ग्रुप है अंडर मल्टीप्लीकेशन, ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन होता है ना। एफ स्टार क्या है, अंडर मल्टीप्लीकेशन क्या है, ये एक अबिलियन ग्रुप है ना, क्योंकि इसके पास कम्यूटेटिव एसोसिएटिव आइडेंटिटी सब सब सारे एलिमेंट है मल्टीप्लीकेशन वाले। तो ये, और ये 7 ऑर्डर का है, तो एक थ्योरम ऐसी होती है कि 7 ऑर्डर का जो, मतलब 7 एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का जो प्राइम ऑर्डर का ग्रुप साइक्लिक होता है, साइक्लिक, ठीक है। चलो वो काम करेंगे अभी फिलहाल। देखो लैग्रेंजेस थ्योरम क्या कहती है, लैग्रेंजेस थ्योरम कहती है कि द ऑर्डर ऑफ अ सब ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ऑर्डर ऑफ अ सब ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। इसका क्या मतलब है, अगर जी एक ग्रुप है मान लेते हैं और एच उसका एक सब ग्रुप है, तो सब ग्रुप एच का ऑर्डर जो है वो जी के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, ये कह रही है थ्योरम, ठीक है। ये सब ग्रुप के एग्जिस्टेंस को नहीं बताता कि इस ऑर्डर का सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, ऐसा नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल जी का ऑर्डर है मान लेते हैं 20, 20 ऑर्डर का एक ग्रुप है ये, ठीक है। तो 20 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से नंबर है, एक 1 है, एक 2 है, एक 4 है, 5 है, 10 और 20, ये नंबर से जो 20 को डिवाइड करते हैं। तो लैग्रेंजेस थ्योरम कहती है एच अगर एक सब ग्रुप है जी का, एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, सब ग्रुप ऑफ जी, अगर एच, इसको इस तरीके से गैलियन की बुक में इस तरीके से डिनोट करते हैं, आप लोग देखें एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, नॉर्मल सब ग्रुप को इस टाइप से डिनोट करते हैं, सॉरी, ठीक है। चलो यहाँ पे फिलहाल हम इसको लिखते हैं, एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। अगर एच जी का एक सब ग्रुप है, तो एच का ऑर्डर या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, तो 5 होगा, 10 होगा, तो 20 होगा, ठीक है। इन्हीं में से एक ऑर्डर, ऐसा नहीं है कि एच का ऑर्डर कितना है 6 है, 6 नहीं हो सकता, ना ही उसका ऑर्डर 7 हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों नंबर क्या है, 20 को डिवाइड नहीं करते। ऐसा कोई भी नंबर जो 20 को डिवाइड नहीं करता है, एच का ऑर्डर नहीं हो सकता होगा। लेकिन लैग्रेंजेस थ्योरम ऐसे नहीं कहती है कि 4 ऑर्डर का सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, 5 ऑर्डर का होगा, 10 ऑर्डर का, नहीं। सब ग्रुप का एग्जिस्टेंस नहीं बता रही है ये बता रही है कि अगर एच सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है तो उसका ऑर्डर होगा तो 1, या तो 2 है, तो 4, 5, 10 या 20, ठीक है। तो ये लैग्रेंजेस थ्योरम कहती है। अब यहाँ पे ध्यान दो एक चीज और, तो लैग्रेंजेस थ्योरम का हम इसमें यूज करेंगे। अब एफ एक फील्ड है, एफ एक फील्ड है, और एफ स्टार, अब इसका इसका एक सब फील्ड मान लेते हैं के क्या है, इसका सब फील्ड है। अब के स्टार अगर मैं लिखूंगा, तो के स्टार का मतलब क्या है, के माइनस 0, ठीक है। अब के सब फील्ड है, सब फील्ड का मतलब खुद ही एक फील्ड है वो, ठीक है। एफ से छोटा है, के एक सब फील्ड है, और के स्टार का मतलब है उसमें से 0 एलिमेंट निकाल दिया मैंने, तो के स्टार क्या बन जाएगा, ये भी एक क्या बन जाएगा, अबिलियन ग्रुप बन जाएगा, अबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन, मतलब मल्टीप्लीकेशन वाला अबिलियन ग्रुप बन जाएगा, है ना। और ये जो के स्टार होगा वो सबसेट होगा ना इसका एफ स्टार का, एफ
है ना। देखो ये था, मान लेते हैं एफ, ठीक है, इसके अंदर है यहाँ पर के, ये है के। इस एफ में, इसमें से मैंने जीरो एलिमेंट यहीं तो लाई करेगा, जब उसके अंदर भी, इसके अंदर जीरो, मैंने एफ स्टार में से जीरो निकाला और के स्टार, एफ में से जीरो निकाला तो एफ स्टार बन गया, के में से जीरो निकाला तो के स्टार बन गया। तो ऐसे तो बोल सकता हूँ ना मैं कि के स्टार जो है इज अ सब ग्रुप ऑफ एफ स्टार, क्योंकि एफ स्टार क्या है, एफ स्टार एक ग्रुप है, तो के स्टार उसका सब ग्रुप हो गया। अब इस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो के स्टार है वो उसका ऑर्डर जो है वो डिवाइड करना चाहिए, डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ एफ स्टार, है ना। एफ स्टार का ऑर्डर है 7, तो 7 को डिवाइड करने वाले कितने नंबर हैं, 7 एक प्राइम नंबर है, 7 को डिवाइड करने वाले सिर्फ 1 और 7 है जो 7 को डिवाइड करेंगे। इसका मतलब जो के स्टार है उसका ऑर्डर या तो 1 होगा या तो 7 होगा, ठीक है। 1 का मतलब है कि ट्रिवियल सब ग्रुप है, ट्रिवियल सब ग्रुप क्या होता है, जिसके अंदर खाली क्या आता है, यूनिटी एलिमेंट आता है। यूनिटी एलिमेंट का मतलब उसके अंदर 1 आएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और एफ होगा, ठीक है, और एफ स्टार। ये के स्टार जो है, यही दोनों पॉसिबिलिटी है। के स्टार क्या हो सकता है, के स्टार या तो क्या है, के स्टार या तो सिंगलटन सेट 1 है और या तो एफ स्टार है, ठीक है। ये है सब ग्रुप। अब सब फील्ड के लिए इनके अंदर जीरो भी डालना पड़ेगा, तभी सब फील्ड बनेंगे, ठीक है। तो जीरो डालने के लिए इसमें जीरो डाल देंगे तो जीरो 1 हो गया, और एफ स्टार के अंदर जीरो डाल दिया तो वो एफ बन जाएगा, क्योंकि एफ स्टार में जीरो ऐड करेंगे तो एफ बन जाएगा। तो यही पॉसिबल है सिर्फ, इसके अलावा कोई पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो इसके अलावा तो 0 1 एंड एफ, तो 0 1 एंड एफ, तो ये इसका आंसर ये हो गया बी वाला, 0 1 एंड एफ, ठीक है। ये इधर हिंदी में लिखा हुआ है, कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ऐसे कैसे हो गया। ये जो है ये हिंदी में लिखा हुआ है इसके आगे, ठीक है, उसी चीज को दो बार लिखा हुआ है सभी ऑप्शन में ये। तो इसका आंसर हो गया 0 1 एंड एफ। तो आई होप ये सी वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन कोई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत ईजी है। अच्छा, अब देखो ये वाला क्वेश्चन भी है। देखो कह रहे कि आर प्लस एंड डॉट, ये एक रिंग है, फील्ड है, सॉरी क्या है, एक फील्ड है, ठीक है। आर का मतलब यहाँ पे रियल नंबर नहीं है, आर जो है ये रियल नहीं है, ठीक है। आर सिंपल कोई भी एक सेट है, वेयर आर इज अ सेट ऑफ, अच्छा सॉरी, आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर ये है, मुझे लगा कि जनरल आर लिखा होगा। आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड, देखो आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर का सेट है। तो और ऑपरेशन डिफाइन कर रखा है कि ए प्लस, में प्लस ही लिखता हूँ, ठीक है, ये ऐसे बार बार गोला, चलो ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू लिखा है ए प्लस बी -1, और जो मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन है वो किस तरीके से डिफाइंड है, वो लिखा है ए प्लस बी माइनस ए बी फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर, तो रियल नंबर का ही सेट है ये। तो ठीक है, अब आगे लिखा है द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 5। तो 5 का हमको मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालने से पहले क्या निकालनी पड़ेगी, हमको आइडेंटिटी निकालनी पड़ेगी ना, देखो, ठीक है। आइडेंटिटी क्या होगी, इस देखो ऑपरेशन अगर सिंपल मल्टीप्लीकेशन का होता ना तब तो आइडेंटिटी 1 हो जाती, सिंपल मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी 1 हो जाएगी। अगर सिंपल ये ऑपरेशन, ये जो है ये एडिशन का ऑपरेशन पहला होता और ये मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन डॉट यही होता, मतलब मल्टीप्लीकेशन होता सिंपल, तो तब तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी 1 हो जाती। और उस केस में क्या करते हैं, हम लिखते हैं कि 5 ऑपरेशन बी इज इक्वल टू 1, और बस इसमें से बी की वैल्यू निकाल देते, ये यहाँ पे इसकी वैल्यू ये हो जाती है, ये क्या हो जाता है 5 प्लस बी माइनस 5 इंटू बी इज इक्वल टू 1। तो 5 प्लस बी, ये -4 भी हो गया इज इक्वल टू 1, ये उधर चला गया, इधर चला गया, तो बी की वैल्यू 1 आ गई। तो उस टाइम पे इनवर्स इसका क्या हो जाता है 1। लेकिन जल्दीबाजी में गलती, बहुत सारे क्वेश्चन लोग यही गलती कर देंगे और इसका आंसर 1 टिक लगा देंगे कि इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या है, मतलब 5 इंटू बी, बी का मतलब है इसका इनवर्स है ये 5 का ना, 5 इंटू 5 इनवर्स इक्वल टू 1, तो बी इसका 5 का इनवर्स है, तो बी की वैल्यू 1 आ गई। लेकिन ये गलत है, गलत क्यों है, क्योंकि ये एडिशन ऑपरेट, ये मल्टीप्लीकेशन, एडिशन मल्टीप्लीकेशन नॉर्मल एडिशन मल्टीप्लीकेशन नहीं है ना, तो इसलिए जब ऑपरेशन ही अलग है तो यहाँ पे आइडेंटिटी भी अलग होगी, तो हमें पहले आइडेंटिटी निकालनी पड़ेगी। आइडेंटिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैं लिख देता हूँ कि लेट E is the multiplicative identity, E is the multiplicative identity, ठीक है, ऑफ R, ठीक है, अंडर इस ऑपरेशन के अंदर, ठीक है। अगर ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसका मतलब तो क्या मतलब होगा इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अगर, तो इसका मतलब ये होगा कि जब मैं इसको ए ऑपरेशन ई करूंगा तो ये कितना आएगा, ए ही आना चाहिए, यही तो होता है आइडेंटिटी कि उसको किसी से भी ऑपरेट करो वही आता है। तो ए ऑपरेशन ई, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ए प्लस ई माइनस ए इंटू ई इज इक्वल टू ए, ठीक है, ये है।
इस ए से तो एक, अब ये नॉर्मल अब रियल नंबर का मल्टीप्लीकेशन एडिशन है, तो इस ए से कैंसिल हो जाएगा, ई कॉमन आ गया तो बच गया 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब ये कितना हो गया, 0 हो गया। तो ई की वैल्यू निकालनी थी हमको, तो ई कितना हो गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या है, 0 है। ये क्या है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है ये, ठीक है। अगर ये मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है तब क्या है, अब 0 रखना हमको। नाउ 5 का इनवर्स निकालना हमको। नाउ इनवर्स ऑफ 5 मान लेते हैं, इसका 5 का इनवर्स मान लेते हैं, कुछ भी x मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, 5 ऑपरेशन x, ये कितना आएगा, e के इक्वल, और e कितना है, e है 0, तो 5 ऑपरेशन x, तो हो गया 5 ऑपरेशन x। 5 ऑपरेशन x की वैल्यू कितनी है, 5, यहाँ से यहाँ पे इसमें से निकालेंगे, 5 प्लस एक्स माइनस 5x इज इक्वल टू ई की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो ये आ गया 5 माइनस 4x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5/4। तो 5 का इनवर्स है 5/4, तो ये इसका आंसर बी, ठीक है। तो जल्दीबाजी में वो नहीं कर देना, इसका आंसर 1 टिक करते हैं। 1 पहले हमें आइडेंटिटी निकालनी पड़ेगी। आइडेंटिटी इसलिए निकालनी पड़ेगी क्योंकि ये जो ऑपरेशन है ना, जो ऑपरेशन में दे रखे हैं, ये और ये दोनों ऑपरेशन जो है, ये नॉर्मल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन नहीं है। इनको हमने डिफाइन कर रखा है कि ये एडिशन ऐसा है और ये मल्टीप्लिकेशन ऐसा है। तो अब जब मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ही अलग है तो आइडेंटिटी इनवर्स वगैरह सब कुछ बदल जाएगा ना, तो इसलिए ये चेंज हो गया है, ठीक है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन हमने उसमें भी डिस्कस किया था जब मैं आइडियल का वो बता रहा था। देखो ये क्वेश्चन उसमें बताया था कि ये जो है ये लेफ्ट आइडियल होता है बट राइट आइडियल नहीं होता है, ठीक है। ये मैंने बताया था कि 2x2 मैट्रिक्स का ये इसके अंदर इंटीजर एंट्रीज है, सपोज इस टाइप की है, देखो A0 B0। जब क्लास बता रहा था मैं, तो क्लास में मैंने ये एग्जांपल दिया था कि ये जो है इज अ लेफ्ट आइडियल, बट नॉट राइट आइडियल, बट नॉट, ये क्या है, लेफ्ट आइडियल है ये, बट नॉट राइट। क्वेश्चन पढ़ने पहले एक बार ना, देखो लेट एस बी द सेट ऑफ all 2x2 matrices of the form A B 0 0, ठीक है, where A and B are integer, let R be the ring of 2x2 matrices with element R be the ring of 2x2 matrices with elements as integer, then तब क्या होगा बोल रहा है, चार में से एक ऑप्शन चूज करना हमको। देखो क्या ऑप्शन है, पहला S is a left ideal of R, ठीक है, S is a left ideal of R। तो क्या लेफ्ट आइडियल है इसका, ये सही है। अभी मैंने बताया कि इसको हम अभी मैं करके भी दिखाता हूँ कि क्यों ये राइट आइडियल क्यों नहीं है। एस इज अ राइट आइडियल ऑफ आर, ये नहीं है। एस इज लेफ्ट एज वेल एज राइट, ये गलत है। एस इज नाइदर लेफ्ट, ये लेफ्ट आइडियल है। देखो पहले तो देखो जो रिंग है M2 ओवर Z। M2 ओवर Z का मतलब है इसके अंदर किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, A B C D, सच दैट A B C D क्या है, A B C and D बिलोंग्स टू Z। ये है, ये रिंग है। और ये S इसका एक सब रिंग है, सब रिंग के अंदर किस टाइप के एलिमेंट है, A B 0 0, सच दैट A and B बिलोंग्स टू Z। ये है। अब ये जो है ये इसका लेफ्ट आइडियल है, राइट आइडियल नहीं है। तो आइडियल चेक करने के लिए क्या करते हैं हम कि एक रिंग में से एक एलिमेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करके देखो, अगर ये इसी के अंदर आ गया तो वो लेफ्ट आइडियल है, अगर इसके बाहर आ गया तो फिर इसका मतलब क्या है, राइट आइडियल है। एक बार हम लेफ्ट साइड से एक रिंग का एक एलिमेंट ले लेते हैं, मान आर लेते हैं एलिमेंट, ठीक है, इसमें से आर और इसमें से ए। तो अगर आर इंटू ए एस के अंदर आ गया तब तो ये लेफ्ट आइडियल हो गया, और ए इंटू आर अगर एस के अंदर आ गया तो ये राइट आइडियल हो जाएगा, है ना। तो आर क्या होगी, एक मैट्रिक्स होगी। तो आर को मैं मैट्रिक्स ले लेता हूँ कुछ भी एक्स वाई जेड और टी, ये ले लिया मैंने। और ए क्या है, ए का, और ए का जो सिंटैक्स है वो इस टाइप से है, ए की जो डेफिनेशन, ठीक है, आर इंटू ए किया मैंने। देखो इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि किस टाइप की मैट्रिक्स आती है। इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया ए एक्स प्लस बी वाई पहला एलिमेंट। इसको मल्टीप्लाई करा तो 0 आया, फिर इसको मल्टीप्लाई करा तो आ गया ए जेड प्लस बी टी, और यहाँ पे 0। तो देखो ये इसी टाइप का एलिमेंट आ गया जिस टाइप के एलिमेंट किसके अंदर, एस के अंदर होते हैं, इसी टाइप के होते हैं ना। देखो ए एक्स प्लस बी वाई, ये क्या है, ये भी एक इंटीजर आएगा। ए बी सी ए एक्स बी वाई सारे के सारे क्या है, इंटीजर है। ये सब के सब इंटीजर है, तो इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन एडिशन सबके सब क्या है, इंटीजर आएगा। तो ये क्या है, इज बिलोंग्स टू एस, तो इसका मतलब ये लेफ्ट आइडियल हो गया। अब राइट आइडियल के लिए हमको क्या करना चाहिए, ए इंटू आर। तो ए इंटू आर, एक अब ये जो है ए बी 0 0, ये लेफ्ट साइड आएगा और राइट हैंड साइड से आएगा यही एक्स वाई जेड एंड टी। तो मल्टीप्लाई करके इसी फॉर्म की मैट्रिक्स आनी चाहिए जिसका राइट कॉलम क्या हो 0, तभी ये इसके अंदर बिलोंग करेगा। लेकिन देखो मैं इसको मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करा आया ए एक्स, फिर इसको सेकंड रो से मल्टीप्लाई करा आया ए वाई,
फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कराया बी एक्स और ये आया बी टी। देखो ये देखो ये इस टाइप की मैट्रिक्स नहीं आई ना, तो इट डज नॉट बिलोंग्स टू एस, इसलिए ये राइट आइडियल नहीं है। तो इसका आंसर हो गया ए। ठीक है, ये मैंने क्लास में बताया था वैसे, पर वहां पे मैंने ये सॉल्व करके निकाला था, यहाँ पे मैंने अभी सोचा चलो सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि कैसे आएगा। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो, लेट द सेट ऑफ रैशनल एंड रियल नंबर्स बी डिनोटेड बाय क्यू एंड आर रिस्पेक्टिवली। क्यू एंड आर से डिनोट किया हमने। ठीक है, देखो तो रियल नंबर का सेट देखो बड़ा होता है ना, ये मान लेते हैं रियल नंबर का सेट है और रैशनल नंबर उसके अंदर आता है, ये सब सेट है। ठीक है, अब ये वेन डायग्राम नहीं है, ये सेट, ये एस है, ये क्यू है, मतलब वेन डायग्राम ही समझ लो। वेन डायग्राम मतलब है, लेकिन ये कलेक्शन वाला नहीं, ये रियल नंबर है और कुछ रैशनल नंबर है। यहाँ जो रैशनल के बाहर छूट जाते हैं, जैसे रूट टू, इरेशनल नंबर जो होते हैं, ई हो गया, पाई हो गया, या रूट पी, मतलब कोई भी प्राइम नंबर ले लो। ठीक है, इस टाइप के जो नंबर हैं, या नॉन टर्मिनेटिंग वाले नंबर जैसे कि 1.1254 ऐसे करके जो इस टाइप के नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, वो सारे के सारे बाहर लाई करते हैं। ठीक है, अब देखो चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो चार में से हमने क्या चूज करना है, एक एक ऑप्शन चूज करना है। तो पहला लिखा है Q इज बोथ सब रिंग एंड एन आइडियल ऑफ R। तो पहले हम देखते हैं, देखो Q तो फील्ड होता है। ठीक है, तो जो फील्ड है वो रिंग तो होगा ही, फील्ड है तो ये रिंग भी होगा। ठीक है, Q एक फील्ड है इंप्लाइज रिंग, और R भी क्या है, R भी फील्ड होता है, तो इंप्लाइज क्या होगा, R भी एक रिंग होगा। तो Q भी रिंग है, R भी रिंग है, तो Q क्योंकि R का सबसेट है तो इसलिए सब रिंग तो उसका हो ही गया ही। तो Q सब रिंग तो है। ठीक है, Q क्या है, Q इज बोथ सब रिंग। देखो सब रिंग तो है, अब आइडियल हमें चेक करना पड़ेगा। आइडियल के लिए क्या करते हैं, हम रिंग से एक एलिमेंट लेते हैं और उसको एक रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब अंदर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, और वो अंदर ही बिलोंग करना चाहिए, मतलब ये एब्जॉर्ब कर दे बाहर के एलिमेंट को। मैं जब इसको यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो वो इसी के अंदर रह जाए, बाहर ना जाए, तो उसको हम आइडियल बोलते हैं। तो देखो मैंने लिया Q के अंदर से, मैंने लिया यहाँ से मान लेते हैं 2/3, तो 2/3 लिया एलिमेंट, बाहर से मैंने लिया रूट, इधर से रूट 2 ले लिया, मैंने इसको रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया राइट साइड। ठीक है, राइट हैंड, तो क्या हो जाएगा, ये तो 2√2/3 आ गया। तो ये तो रैशनल नंबर नहीं है, ये तो बिलोंग नहीं करता क्यू में, है ना। उसी तरीके से मैंने अंदर से मान लेते हैं, मैंने लिया 5/2, तो 5/2 मैंने लिया, और मैंने बाहर से ले लिया पाई, तो पाई से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5π/2 आ गया। ये भी क्यू में बिलोंग नहीं करता, तो ये भी, इसका मतलब ये ना तो ये इधर पाई इधर से मल्टीप्लाई कर दिया, जो भी है वैसे भी मल्टीप्लीकेशन क्या कम्यूटेटिव है, इसमें इस डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू। तो इसका मतलब क्या है, ये आइडियल तो नहीं है, क्योंकि बाहर के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं क्यू से, तो वो नहीं रह पा रहा है, मतलब बाहर के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने से वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, वो बाहर ही रह रहे हैं। ठीक है, तो ये आइडियल तो नहीं है, ना तो ये लेफ्ट आइडियल है ना ये राइट आइडियल है। ठीक है, तो ये सिर्फ सबरिंग है बट नॉट आइडियल। तो अब चारों में से ऑप्शन देखते हैं कि क्या ऑप्शन होने सही बैठता है। क्यू इज बोथ सब रिंग एंड आइडियल ऑफ आर, तो गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट, क्यू इज अ सब रिंग बट नॉट एन आइडियल, ये बिल्कुल सही है। थर्ड भी पढ़ लेते हैं एक बार, क्यू इज एन आइडियल बट नॉट अ सब रिंग, ये तो कभी भी सही नहीं हो सकता। जो आइडियल है वो सब रिंग नहीं होगा, ऐसा तो किस तरह नहीं होगा, क्योंकि आइडियल जो होता है एक सब रिंग ही होता है जिसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, क्यू इज नाइदर अ सब रिंग नॉर एन आइडियल, ये भी गलत है, क्योंकि सब रिंग तो है लेकिन आइडियल नहीं है, तो इसका आंसर हो गया बी। ठीक है, तो ये ऐसा हो गया इस टाइप से, ये भी इजी क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये क्या लिखी, पहली स्टेटमेंट लिखी एवरी, अच्छा ग्रुप का क्वेश्चन आ गया, एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबिलियन ग्रुप इज नॉर्मल सब ग्रुप। ये तो थ्योरम होती है। देखो अगर अबिलियन ग्रुप है, ठीक है, अबिलियन ग्रुप है, अबिलियन ग्रुप है, अगर अबिलियन ग्रुप है तो उसका जो भी सब ग्रुप, जी मान लेते हैं अबिलियन है, और एच उसका एक सब ग्रुप है, तो एच इज सब ग्रुप। ठीक है, सब ग्रुप है, तो एच क्या होगा, इज ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज नॉर्मल। नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है अगर एक्स एच इज इक्वल टू एच एक्स, ऐसा जाता है, लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू राइट कोसेट आ जाए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। ठीक है, तो ये होता है नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन। ठीक है, और क्योंकि क्या है, जी एक अबिलियन ग्रुप है, तो जी के सारे एलिमेंट क्या है, एच के अंदर भी वही है सारे एलिमेंट, तो एच एक्स इंटू एच एक्स करेंगे तो वो मतलब ऐसा इसकी दूसरी डेफिनेशन में ऐसे लिखते हैं, एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी एंड एच बिलोंग्स टू एच, ऐसे भी लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। ठीक है, तो ये भी एक इसकी दूसरा तरीका इसकी डेफिनेशन लिखने का। तो पहली स्टेटमेंट तो ट्रू है। अब देखो अगर जी अबिलियन ग्रुप है तो ये भी अबिलियन होगा, तो ये क्या बोलते हैं, एक्स एच और एच एक्स ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, इधर उधर हो जाएंगे, और एक्स इंटू एक्स इनवर्स आइडेंटिटी बन जाएगा, तो एच आ जाएगा, एच इज बिलोंग टू एच। तो ये मतलब अबिलियन ग्रुप के साथ ये प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी आसानी से। ठीक है, तो ये हो गया। अब दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं हम, दूसरी स्टेटमेंट लिखे है, द यूनियन ऑफ टू नॉर्मल सब ग्रुप इज अ नॉर्मल सब। देखो यूनियन नहीं होता है, इंटरसेक्शन जरूर होता है लेकिन यूनियन नहीं होता। ये सब ग्रुप में भी होता है, ये हर जगह होता है। सब जब हम रिंग वो पढ़ते हैं, रिंग थ्योरी, रिंग में भी दो सब रिंग का यूनियन जो है वो सब रिंग जरूरी नहीं कि हो,
उसी तरीके से जब हम लीनियर अलजेब्रा पढ़ते हैं वहाँ वेक्टर स्पेस का सब स्पेस होता है, सब स्पेस का यूनियन जो है सब स्पेस नहीं होता है, इंटरसेक्शन हर किसी का हो जाता है। जैसे मान लेते हैं एक ये है तो इंटरसेक्शन बना जो दोनों में कॉमन आ रहा है, ये ए सेट है ये बी है, तो ये तो दोनों के इंटरसेक्शन में ए इंटरसेक्शन बी, ये तो होता है। ये अगर ये सब ग्रुप है ये भी सब, देखो एक दोबारा से मैं सही से बना के दिखाता हूँ। जी मान लेते हैं जी एक ग्रुप है, ठीक है, इसके अंदर दो सब ग्रुप मैंने लिए, ये जी एक ग्रुप है, इसके अंदर एक सब ग्रुप लिया H1 H2, दोनों नॉर्मल है, नॉर्मल हो चाहे नॉर्मल सब ग्रुप है चाहे नहीं है। देखो इनका जो इंटरसेक्शन है ये, मतलब ये H1 इंटरसेक्शन H2, ये तो हमेशा वही होगा। अगर ग्रुप है तो ग्रुप, सब ग्रुप है तो सब ग्रुप होगा, नॉर्मल सब ग्रुप है नॉर्मल सब ग्रुप होगा। लेकिन जो यूनियन होता है, यूनियन में क्या आता है, सारा इन सब दोनों सर्कल के अंदर जितना है ये सारा का सारा आता है यूनियन में। यूनियन क्या है, जरूरी नहीं है, यूनियन इज नॉट, H1 यूनियन H2 इज नॉट, किसी किसी केस में हो सकता है कि बन जाए, लेकिन जो एक भी बार थ्योरम, एक भी बार प्रॉपर्टी फेल हो जाती है तो हम बोलते हैं कि ये नहीं होल्ड करता है, ठीक है। H1 यूनियन H2 इज नॉट अ, अभी मैं इसका रीजन भी देता हूँ क्यों, सब ग्रुप, सब ग्रुप आप चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो कोई भी सब ग्रुप हो, ठीक है। ये अब देखो इसका इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लेते हैं इंटीजर का सेट है, ठीक है, ये एक ग्रुप है, अबिलियन ग्रुप है ये, ठीक है, अबिलियन ग्रुप है। इसके मैंने दो सब ग्रुप लिए, 2z, 2z इसका पहले पहले बताया था, 2z का मतलब सारे इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सिर्फ 2 के मल्टीप्लाई आएंगे, और 3z, ये दोनों के दोनों इसके नॉर्मल सब ग्रुप हैं, क्योंकि जब ये अबिलियन है तो अबिलियन ग्रुप का हर सब ग्रुप क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो ये भी नॉर्मल है ये भी नॉर्मल है, ये एक सब ग्रुप है ये भी एक सब ग्रुप है, दोनों में कॉमन भी आएगा, क्योंकि 2 के मल्टीपल और 3 के मल्टीपल में जो 6 के मल्टीपल है वो दोनों में आएंगे, जैसे 6 हो गया फिर 12 हो गया, वो दोनों में आएंगे, ठीक है, ये होगा। लेकिन जब मैं यूनियन ले लूंगा ना, 2z यूनियन 3z, ये तो ये क्या है, ये सब ग्रुप नहीं, ये क्लोजर प्रॉपर्टी में ही फेल हो जाएगा। जैसे इसके अंदर देखो 6 आएगा, इसके अंदर 9 भी आएगा, और इसके अंदर देखो इन दोनों का अगर मैं ऐड कर दूंगा 6 प्लस 9 कितना हो गया 15, अच्छा 6 प्लस 9 तो हो रहा है, 6 आएगा वो आएगा, 4 भी आएगा इसके अंदर देखो, है ना, 4 भी आएगा, 9 भी आएगा, और 9 और 4 इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 13 आएगा, देखो 13 इसके अंदर लाई नहीं करता, तो इसलिए क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी में ये फेल हो गया। तो ये क्या है, ये सब ग्रुप नहीं है, तो इसलिए सेकंड प्रॉपर्टी गलत है। मतलब यूनियन कभी भी नहीं होता है, मैंने बताया कि यूनियन नहीं होता है, क्या होता है, इंटरसेक्शन जरूर होता है। तो ये इसका ए वाला से हो जाएगा कि फर्स्ट वाला ट्रू है सेकंड वाला गलत है, ठीक है। तो ये इसका ये वाला स्टेटमेंट ट्रू हो गया। ये मैंने बता दिया दोबारा से, एक बार दोबारा से इसको चलो इसको मैं नीचे वाले को दोबारा से एक बार लिख देता हूँ कि 2z यूनियन 3z, देखो एक बार दोबारा से लिख देता हूँ, 2z है और ये 3z है, तो दोनों का यूनियन में लिखता हूँ, देखो 2z यूनियन 3z। तो 2z यूनियन 3z का मतलब है कि इसके अंदर 2 के मल्टीपल भी आएंगे और 3 के मल्टीपल भी आएंगे। तो देखो इसके अंदर 0 भी आएगा, फिर इसके अंदर 2 भी आएगा, नेगेटिव वाले भी आएंगे, उनको मैं भी नहीं लिख रहा हूँ, 0 2 3 भी आएगा इसके अंदर, फिर इसके अंदर 4 भी आएगा, फिर इसके अंदर 6 आएगा, फिर इसके अंदर 7 नहीं आएगा, 8 आएगा, फिर इसके अंदर 9 भी आएगा, फिर 10 आएगा, मतलब 2 के और 3 के दोनों का मल्टीपल आएंगे, 12 आएगा एंड सो ऑन। तो देखो इन्हीं दोनों का अगर मैं ऐड कर दूं 3 प्लस 4, तो 3 प्लस 4 कितना हो गया 7 हो गया, ये तो इसके अंदर बिलोंग ही नहीं कर रहा है ना, इस डज नॉट बिलोंग्स टू दिस। उसी तरीके से 2 प्लस 3 में ऐड किया मैंने 5 आ गया, तो 5 तो इसके अंदर आ ही नहीं रहा, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी में ही फेल हो गया। तो ये क्या है, ये ग्रुप ही नहीं है, तो ग्रुप नहीं है तो नॉर्मल सब ग्रुप कहाँ से हो जाएगा, है ना। तो दो नॉर्मल सब ग्रुप का यूनियन क्या है, वो नॉर्मल, ये फील्ड का क्वेश्चन है, द रूट ऑफ द इक्वेशन, रिंग का इक्वेशन है बेसिकली, द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0 इन द रिंग Z6 R, ठीक है, ये तो हिंदी में लिखा है। इस Z6, तो पहले हम Z6 लिखते हैं, देखो Z6 जो रिंग होते हैं, Z6 रिंग में क्या क्या एलिमेंट होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड 5, ये 6 एलिमेंट होते हैं Z6 रिंग के अंदर। तो हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये पूछ रहा है कि इस इक्वेशन में इसका क्या सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। तो एक चीज तो पहले आप यह ध्यान से देख लीजिए कि इसको इस तरीके से सॉल्व नहीं करना है कि इसको ऐसे लिखा हमने एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -5 और फिर लिख दिया हमने एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट -5, यहाँ पे प्लस माइनस, और एक्स इक्वल टू ये आ गया रूट का, ये बन गया प्लस माइनस √5 आयोटा, ठीक है। फिर हमने बोल दिया कि ये इसका क्या है, ये तो इस Z6 के अंदर बिलोंग ही नहीं कर रहा है, इसलिए इसका नो सॉल्यूशन है, ऐसा नहीं है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन इस टाइप से है ही नहीं, ये यहाँ पे जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये इस रिंग का है ही नहीं। ये रिंग जो है, रिंग ऑफ
Z6 है, तो इसमें जो नंबर जो भी होंगे वो Z6 से ही हम लेने हैं। मतलब हमको क्या करना है कि इस इक्वेशन का ऐसा सॉल्यूशन निकालना है जो इस रिंग में से, मतलब इस रिंग में से ऐसे कौन से एलिमेंट है जो इसको सेटिस्फाई कर जाएंगे। ठीक है, तो आप देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले हम इसको ऐसे लिख देते हैं, मैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -5। अब -5 Z6 रिंग के अंदर -5 जो होता है, -5 इज इक्वल टू होता है 1। वो कैसे आता है आप देखो, जैसे देखो जब भी हम ये मॉडुलो ऑपरेशन वाली रिंग देखते हैं तो हम यहाँ से पहले हमेशा क्या है क्लॉक बनाएंगे, 0 1 2 3 4 एंड 5। ये हमने ऐसे ऐसे करके एलिमेंट लिख दिए। अब 0 से स्टार्ट किया हमने, ठीक है, ये 0 है, यहाँ से स्टार्ट किया। अगर ये मान लेते होता Z8 होता तो Z8 में कैसे लिखते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 और 7 इस टाइप से। ठीक है, तो जब भी ये मॉडुलो ऑपरेशन वाले रिंग आएंगे इसको इस तरीके से हमने पहले एक साइक्लिक ऑर्डर में लिख दिया। अब क्या करना है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ एक बार। मैंने इस टाइप से बना दिया, ठीक है, ये है। तो मैंने यहाँ से शुरू किया, मान लेते हैं 0 1 2 3 4 एंड 5, ये है। अब हमें 0 से स्टार्ट करना है हमेशा, तो देखो -5 है ना, तो अब देखते हैं कि -5 का मीनिंग क्या होता है। जो 0 से हम -5 5 स्टेप पीछे चले गए, 1 2 3 4 5, कहाँ पे पहुंच गए हम, 1 पे। तो इसका मतलब -5 की जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल है। अब अगर -4 होता तो -4 का मतलब है कितने स्टेप, 1 2 3 4 स्टेप, -4 का मतलब है 2, -3 का मतलब होगा 3। ठीक है, Z6 रिंग के अंदर अगर -5, क्योंकि -5 इसके अंदर है ही नहीं ना, तो -5 का कोई मतलब ही नहीं है, -5 इसके अंदर एलिमेंट ही नहीं है। तो -5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, -5 का मतलब 1। ठीक है, उसी तरीके से -2 का मतलब होगा 4 और -1 का मतलब होगा 5। ठीक है, -1 मतलब देखो 0 से हम एक स्टेप पीछे जाएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, 5 पे। 0 तो 0 को इक्वल है, तो ये है। तो इस चीज को हमें याद रखना है। ठीक है, Z6 रिंग के अंदर -5 मॉडुलो ऑपरेशन में ऐसे होता है, -5 को लिखते हैं 1, -4 को लिखेंगे 2, -3 को लिखेंगे इतना। ये हम क्लॉक से देख लेंगे, ठीक है, इस वाली क्लॉक से कि 0 से हम कितने स्टेप पीछे जा रहे हैं। ठीक है, जैसे 0 से हमें जाना है 3 स्टेप पीछे, तो -3 1 2 3, कहाँ पे पहुंच गए हम, 3, तो -3 की वैल्यू होगी 3। ठीक है, उसी तरीके से क्योंकि Z6 है तो जो भी रिंग होगी Z6 के बदले Z7 होगी, Z8 होगी, जो भी होगी, तो उसको हम इसी तरीके से लिख देंगे। और जो माइनस ऑपरेशन है 0 से स्टार्ट करेंगे, उतने स्टेप पीछे जाएंगे, देखेंगे कहाँ पे पहुंचे, तो वो उसके इक्वल हो जाएगी उसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। तो अब देखो अब क्या है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसका मतलब मुझे ऐसे एलिमेंट ढूंढने हैं इसमें जिनका स्क्वायर करके 1 के इक्वल आए। तो देखो 0 का स्क्वायर करूंगा मैं, तो 0 का स्क्वायर आएगा 0 इंटू 0, है ना, 0 इंटू 0, 0 इंटू 0 आएगा 0। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर किया मैंने, तो 1 का स्क्वायर आ गया 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 आ गया 1। ठीक है, 2 का स्क्वायर किया तो 2 का स्क्वायर आता है 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 होता है 4, 4 को हमने 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 होता है 4, और 4 को हमने जब 6 से डिवाइड करेंगे तो 4 ही रहेगा। फिर हमने करेंगे 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 3 का स्क्वायर आएगा 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 का मतलब है 9, 9 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा रिमाइंडर 3। और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू 4 हो गया कितना, 16, 4 इंटू 4 हो गया 16, 16 को जो हम 4 से डिवाइड, सॉरी 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा रिमाइंडर, है ना। देखो 16 है, 16 को हमने 6 से डिवाइड किया, 6 टू 12 बच गया 4, तो ये 4 आएगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसा हो गया। उसी तरीके से अब अगला नंबर है जैसे 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 इंटू 5 कितना हो गया, 5 इंटू 5 हो गया 25। और 25 को जब हम देखो 25 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 4 जा 24, बच गया 1, तो यहाँ पे ये आएगा 1। तो इसका मतलब 5 का स्क्वायर भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और एक 1 का स्क्वायर आ रहा है 1। दो नंबर ऐसे हैं, दो नंबर ऐसे हैं 1 और 5 जिनका स्क्वायर कितना है, 1 है। तो इसका मतलब दो नंबर ऐसे जो इसी क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेंगे। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 या फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू -5, किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है 5 में और 1 में। तो इसके दो सोल्यूशन हो गए 1 एंड 5, तो इसका आंसर हो गया ये बी। ठीक है, तो ये इस टाइप से हो गया वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन ईजी है, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि इसके इस वाले सेट में Z6 में कितने सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो उसी में हम देखेंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन है देखो,
अगला क्वेश्चन जब हम एक बार पढ़ लेते हैं, द यूनिटी एलिमेंट ऑफ रिंग 0 1 2 3, सॉरी देखो इसका यूनिटी एलिमेंट ढूंढना है। यूनिटी का मतलब इसमें आइडेंटिटी क्या होगी, 0 2 4 6 एंड 8 ये है। और इसमें ऑपरेशन है एडिशन मॉडुलो 10 और मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 10, ठीक है। ये है, इस टाइप से लिखा है ऑपरेशन। तो इसमें हमें क्या ढूंढना है, यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। यूनिटी एलिमेंट का मतलब है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ढूंढना है हमने, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसमें, जीरो को छोड़ देते हैं हम। तो जीरो के अलावा जो नंबर है 2 4 6 एंड 8, 2 4 6 एंड 8, इसका हमने एक कैले टेबल बना दी। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 10 है, तो 2 × 2 किया तो 4 आया, 2 × 4 किया तो 2 × 2 किया तो 4 आया, 2 × 4 किया तो 8 आया, 2 × 6 करेंगे तो 12 का बन गया 2, 2 × 8 करेंगे 16, 16 का बन गया 6। उसी तरीके से 4 2 8, 4 4 16, 16 का बन गया 6, 4 6 24 का बन गया 4, 4 8 32 का बन गया 2, 6 2 12, 12 का बन गया 2, है ना। और 6 4 24, 24 का बन गया 4। मतलब मैं कर क्या रहा हूँ, देखो जैसे यहाँ पे 6 चीजें 36 हो गया, तो 36 को 10 से डिवाइड करना है, तो 10 3 हो गया 30, बच गया रिमाइंडर 6, तो यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है। उसी तरीके से 6 8 कितना होगा, 68, 6 8 48, 48 को ये 8 आ गया, ठीक है। 8 2 16, 16 का आ गया 6, 8 4 32 का आ गया 2, 8 6 48 का आ गया 8, 8 8 64 का आ गया 4। तो अब देखो ये है मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन में हम जीरो को हमेशा छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास ये आ गया। अब इसमें देखना हमको आइडेंटिटी कैसे देखते हैं, मैंने बताया था कि इसके जैसे सेम टू सेम रो क्या इसमें कोई है, 2 4 6 8। देखो ये वाली रो जो, देखो ये वाली रो जो है, ये वाली रो ये है 2 4 6 8, है ना। देखो 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 4 है, इधर भी 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, तो यहाँ 8 है। तो इसका जो लेफ्ट वाला एलिमेंट होता है 6, तो ये होती है आइडेंटिटी। ये मैंने बताया था जब मैं ग्रुप को रिवाइज कर रहा था कि कैले टेबल में क्या होता है, पहले हमने सबको आपस में मल्टीप्लाई करके देख लिया। और जो अगर जब हम आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढते हैं, तो आइडेंटिटी एलिमेंट इसलिए ऐसे ढूंढते हैं हम कि जो टॉप मोस्ट रो होती है उसके आइडेंटिकल कोई रो मिल जाए, और उसके आइडेंटिकल ये रो है, तो उसका जो लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट होता है ये वाला, ये आइडेंटिटी हो जाती है। तो यहाँ पे क्योंकि ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लीकेटेड 6 हो गई, तो इसका आंसर आ गया 6, ठीक है। इसका यूनिटी एलिमेंट क्या है, इसका यूनिटी एलिमेंट एक होता है हमेशा, ठीक है। और यूनिट जब बोलेगा कि इसमें कितने यूनिट है, तो यूनिट बहुत सारे हो सकते हैं। यूनिट का मतलब होता है कि उन एलिमेंट का जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। यूनिट यूनिट का मतलब होता है एलिमेंट whose इनवर्स एग्जिस्ट, जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, द सेट Z4 इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 अंडर बाइनरी कंपोजिशन एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 4। तो ये लिख रखा है। अब बोल रहा है कि ये है Z4 है, एडिशन मॉडुलो 4 और मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 4, ठीक है। ये एक सेट है, ये दे रखा है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट, एक फील्ड है, ये डिवीजन रिंग है, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, रिंग विद जीरो डिवाइजर। देखो फील्ड की क्या प्रॉपर्टी होती है, फील्ड मैंने बताया था कि फील्ड जो भी होगा ना हमेशा, फील्ड जो ये इंटीजर मॉडुलो वाले ऑपरेशन है, वो तभी फील्ड बनता है जब यहाँ पे p हो, ZP, ठीक है। ZP के अलावा और कोई भी यहाँ पे कुछ भी लगा देंगे हम, तो वो फील्ड तो छोड़ो, वो इंटीग्रल डोमेन ही नहीं बन पाएगा, ठीक है। जैसे Z4 है, Z4 का स्ट्रक्चर क्या होता है, Z4 का स्ट्रक्चर होता है 0 1 2 एंड 3, इतना होता है सिर्फ इसमें। अब इसमें क्या है, इसमें एक जीरो डिवाइजर एलिमेंट है। देखो जैसे मैं करूंगा ना 2, ठीक है, 2 × 2, ये किया मैंने, तो 2 × 2 कितना आ गया 4, और जब 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 बन गया। तो देखो ना, तो ये 0 है ना ये 0 है, लेकिन इनका मल्टीप्लीकेशन 0 आ गया, तो इसको बोलेंगे कि ये रिंग
विद जीरो डिवाइजर हो गया, विद जीरो डिवाइजर। ठीक है, जो Z4 Z6 ऐसे जो भी कंपोजिट नंबर के मॉडुलो वाले ग्रुप होते हैं, वो हमेशा क्या बनते हैं, वो इंटीग्रल डोमेन ही नहीं होते, पहली बात। ठीक है, फील्ड तो दूर की बात है, वो इंटीग्रल डोमेन ही नहीं है ये जो है, तो ये फील्ड तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो मैं इसको बता देता हूँ, ये क्या है, फील्ड तो ये नहीं है। डिवीजन रिंग क्या होता है उसकी चलो मैं डेफिनेशन बता देता हूँ, डिवीजन रिंग क्या होता है उसको पहले। तो इसका सही आंसर क्या है, ये विद जीरो डिवाइजर है, तो अ रिंग विद जीरो डिवाइजर, तो इसका आंसर डी हो गया। ठीक है, ये नहीं है क्योंकि विदाउट जीरो डिवाइजर नहीं है, क्योंकि हमको एक जीरो डिवाइजर एलिमेंट मिल चुका है। जब दो नॉन जीरो नंबर का प्रोडक्ट जीरो आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं रिंग विद जीरो डिवाइजर। अब डिवीजन रिंग क्या होते हैं, देखो डिवीजन रिंग को स्क्यू फील्ड भी बोलते हैं। ये खाली मैं इसी में बता रहा हूँ, हो सकता है कि ये डिवीजन रिंग, देखो पहले फील्ड की डेफिनेशन देखो, देखो फील्ड की क्या डेफिनेशन होती है। देखो फील्ड कहता है कम्यूटेटिव रिंग ठीक है, पहली प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, थर्ड होता है विदाउट जीरो डिवाइजर, विदाउट जीरो डिवाइजर, और फोर्थ होता है हैविंग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच नॉन जीरो एलिमेंट। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख देता हूं, ईच नॉन जीरो एलिमेंट इज अ यूनिट। ठीक है, मतलब हर नॉन जीरो एलिमेंट का क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये फील्ड है। डिवीजन रिंग का मीनिंग, डिवीजन रिंग में ये ऐसी एक रिंग जिसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करे, a ring in which each non-zero element is a unit, जो ये लिखा सेम यही चीज, किसी रिंग में ये तीन प्रॉपर्टी हो चाहे ना हो, किसी रिंग में ये तीन फर्स्ट सेकंड थर्ड जो प्रॉपर्टी है ये हो चाहे ना हो, अगर ये है फोर्थ प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, मतलब ये जो फोर्थ प्रॉपर्टी एक रिंग है जिसमें डिवीजन पॉसिबल है, डिवीजन मतलब हर नॉन जीरो एलिमेंट का एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अगर ए एक नॉन जीरो नंबर है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है मतलब हम डिवाइड कर सकते हैं ए से किसी को भी, है ना, तो इसलिए उसको बोलते हैं डिवीजन रिंग। इसको स्क्यू फील्ड भी बोलते हैं, स्क्यू फील्ड, ये फील्ड नहीं होता ये। ठीक है, फील्ड नहीं है, फील्ड क्यों नहीं है, क्योंकि फील्ड के पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होती है, यूनिटी भी होता है, ये सब कुछ। तो ये इसमें यूनिटी ये सब हो चाहे ना हो, जिसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है सिर्फ उसको बोलते हैं डिवीजन रिंग। ठीक है, तो यहाँ ये क्या है, ये डिवीजन रिंग भी नहीं है, क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट करे नहीं करे वो तो हर हर नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करे वो इसमें जरूरी नहीं है Z4 में, इसलिए ये डिवीजन रिंग भी ये नहीं है। ठीक है, नहीं है, नहीं है, इसका सही आंसर है रिंग विदाउट विद जीरो डिवाइजर। अच्छा, ऑल द यूनिट इन रिंग Z8 ऑफ ऑल इंटीजर मॉडुलो 8, तो बोल रहा है कि यूनिट कौन कौन है Z8 में। ठीक है, तो देखो इसको निकालने का तरीका क्या है, देखो Z8 का पहले हम लिख लेते हैं, Z8 में क्या क्या एलिमेंट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 और 7। तो बोल रहा है कि इसमें क्या है, यूनिट कौन कौन से एलिमेंट है, ऑल द यूनिट्स, कौन कौन से यूनिट्स मतलब क्या हो गया, यूनिट्स का मतलब है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किस किस का एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब उसका और कोई तरीका नहीं है, उसके लिए हमको इसकी टेबल बनानी पड़ेगी तभी पता चल पाएगा ये। ठीक है, तो मैं टेबल बना देता हूँ। टेबल में मैंने बोल दिया था क्या हम लिखते हैं हमेशा, हम सिर्फ नॉन जीरो एलिमेंट को लिखते हैं, तो हम 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ पे लिख दिया मैंने 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो देखो मल्टीप्लाई करना है सिंपल, और जब 1 से बड़ा नंबर आ जाएगा तो उसको क्या कर देंगे हम,
मतलब 8 से बड़ा आ जाएगा तो वो 8 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो देखो ये सेम आइडेंटिकल बन गए, इसका मतलब ये क्या है, ये यूनिटी है, यूनिटी है, ठीक है। अब जिस जिस रो में यूनिटी आएगी उसका मतलब उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। देखो 2 इंटू वन हो गया 2, 2 टू जा हो गया 4, 2 थ्री जा हो गया 6, 2 4 जा हो गया 8, 8 का बन गया 0, 2 5 जा हो गया 10, 10 का बन गया 2, है ना। 8 से डिवाइड कर रहे हैं हम, 2 6 जा हो गया 12, 12 का बन गया 4, 2 2 7 जा 14, 14 का बन गया 6, ठीक है। तो देखो इसमें कहीं पे भी क्या है, यूनिट यू मतलब इसमें यूनिटी एलिमेंट कहीं पे भी नहीं आया इसमें ना। देखो पहली रो में आया यूनिटी, ये इसका मतलब वन का इनवर्स है, वन है तो वन कहाँ चला गया, वन यूनिट एलिमेंट में चला गया। अब हम देखते हैं थर्ड में, 3 1 जा हो गया 3, 3 2 जा हो गया 6, 3 3 जा 9, 9 को जब 1 से डिवाइड, 9 को 8 से डिवाइड करेंगे 1 बन जाएगा। 3 4 जा हो गया 12, 12 को करेंगे तो 4 बन जाएगा। 3 5 जा 15, 15 को करेंगे तो 7 बन जाएगा। 3 6 जा 18, 18 को करेंगे तो 18 को जब 3 से डिवाइड करेंगे, 18 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। 3 7 जा 21, 21 को जब करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो देखो थर्ड रो में भी यूनिट एलिमेंट आ चुका है, इसका मतलब 3 का इनवर्स कौन है, 3 का इनवर्स 3 खुद ही है। तो ये भी यूनिट चला, ये भी यूनिट बन गया 3, ठीक है। उसी तरीके से देखेंगे हम, बाकी के भी हम ऐसे ही लिख देंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। जब देखो ये 12 का मतलब ये 8 का तो 0 बन जाएगा, और 4 3 जा 12 का 4 बन जाएगा। उसी तरीके से बाकी ये भी नहीं बन पाएगा, ठीक है। 5 बन जाएगा, उसी तरीके से आप टेबल को कंप्लीट कर लेंगे, 5 बन जाएगा और 7 भी बन जाएगा। तो 5 बन जाएगा और 7 भी बन जाएगा, तो इसमें 5 और 7, देखो 5 का इनवर्स कौन होगा, 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, 5 थ्री जा 15, 5 फोर जा 20, 5 फाइव जा 25। देखो 5 का इनवर्स 5 है, यहाँ पे 1 आएगा, है ना। 25 है तो ये 1 आएगा। 7 ही है, 7 7 जा 49, तो ये यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आया, 3 का 3 है, 1 का 1 है। तो ये सब खुद ही के एक दूसरे के इनवर्स, खुद ही अब खुद ही सेल्फ इनवर्स हैं सारे के सारे। तो इसका मतलब ये यूनिट एलिमेंट है, तो ये 1 3 5 7, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। बाकी के भी हम निकाल के देख लेंगे, ठीक है। वैसे ऐसा होता है कि जैसे Z8 है ना, Z8, तो जिनका GCD 8 के साथ 8 कॉमा N अगर 1 आता है, GCD का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर या डिवाइजर, या फिर जिसको हम HCF बोलते हैं ना, HCF 8 और N का HCF अगर 1 आता है तो N इसका मतलब ये यूनिट है। N क्या है, N एक यूनिट है HCF। तो देखो 1 और 8 का HCF कितना आया, HCF या फिर GCD बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, या HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, एक ही मतलब है दोनों का। 8 और 1 का, देखो 8 और 1 का HCF कितना आएगा, 1 आएगा। उसी तरीके से 8 और 3 का HCF कितना आएगा, ये भी 1 आएगा। 8 और 2 का HCF तो 2 है ना। 8 और 4 का HCF 4 है, हाईएस्ट कॉमन HCF होता है जो। उसी तरीके से 8 और 5 का भी 1 है, 8 और 7 का भी 1 है, तो इसलिए ये सारे के सारे इसमें इसके यूनिट में चलेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखो 15 वाला है, लेट R इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, है ना। मतलब ये क्या हो गया, वही हो गया, ये Z5 हो गया है ना। तो ये क्या हो गया, Z5, Z5 में क्या हो गया, 0 1 2 3 4 5 6 है, सॉरी Z5 नहीं, Z6, सॉरी Z6 हो गया, Z6 है ये, ठीक है। इसमें लिखा भी है एडिशन मॉडुलो 6 और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 ऑपरेशन। देन R इज, R क्या ये फील्ड हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि अभी बताया था पीछे कि फील्ड क्या होता है, मतलब ZP होता है, यहाँ पे प्राइम नंबर होना चाहिए तभी फील्ड होगा, अदरवाइज नहीं होगा प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर होगा तभी ये होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा फील्ड। जैसे Z6, 6 इज नॉट अ प्राइम, 6 एक कंपोजिट नंबर है, तो 6 प्राइम है, प्राइम नहीं है, इसलिए क्या है ये, दिस इज नॉट अ फील्ड। तो ये है रिंग विद जीरो डिवाइजर। देखो जीरो डिवाइजर ये है, देखो 2 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 3 करेंगे 6 आ गया, 6 को 6 से डिवाइड कर रहा है 0 आ गया। तो 2 इंटू 3 क्या, नॉन जीरो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन 0 आ गया, इसका मतलब ये विद जीरो डिवाइजर हो गया, विद जीरो डिवाइजर।
तो रिंग विद जीरो डी ये भी गलत है, डिवीजन रिंग भी ये नहीं है, डिवीजन रिंग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा इसमें हर किसी का, तो ये क्या है, डिवीजन रिंग नहीं है, और ये क्या है, रिंग विद जीरो डिवाइजर हो गया ये। अच्छा, अब क्या है, एवरी सब ग्रुप ऑफ एन एबिलियन ग्रुप इज नॉट, देखो ये तो ग्रुप का क्वेश्चन आ गया, चलो, एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबिलियन ग्रुप इज, क्या नहीं होता इनमें से, साइक्लिक, अबिलियन, नॉर्मल, ठीक है, एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबिलियन ग्रुप इज, अबिलियन तो होता है, ठीक है, साइक्लिक, नॉर्मल, साइक्लिक जरूरी नहीं है कि अबिलियन ग्रुप का सब ग्रुप जो है वो साइक्लिक ही हो, ऐसा नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, तो नॉर्मल, नॉर्मल तो हो जाएगा, नॉर्मल तो होता ही है खैर, लेकिन सब ग्रुप ऑफ एन अबिलियन ग्रुप इज, सब ग्रुप, हाँ ये नॉर्मल तो होता ही है कि जो अबिलियन ग्रुप है उसका सब ग्रुप, जो पीछे भी हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, ये वाला देखो, एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबिलियन ग्रुप इज नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है, तो ये वाला क्या है, ये इसका सही स्टेटमेंट था, यही सेम चीज यहाँ पे भी आ रखी है, एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबिलियन ग्रुप इज नॉट, क्या नहीं है, अबिलियन, अबिलियन तो होता है, अबिलियन का ग्रुप अबिलियन होता है, नॉर्मल भी होता है, साइक्लिक जरूरी नहीं कि हो, तो ये इसका सही आंसर है, मतलब नॉट, ठीक है, साइक्लिक नहीं है, अबिलियन होता है, नॉर्मल होता है, तो ये तो गलत है, इसका आंसर ए हो जाएगा, साइक्लिक सॉरी अबिलियन ग्रुप का सब ग्रुप हमेशा अबिलियन होता है, ठीक है, ये स्टेटमेंट अबिलियन और नॉर्मल भी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट अ ग्रुप, ये भी ग्रुप का क्वेश्चन आ गया कि इनमें से कौन सा ग्रुप नहीं है, तो देखो पहला लिखा है वन, ये मैंने पहली क्लास में बताया था जब हम ग्रुप डिस्कस कर रहे थे, वन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ये होते हैं क्यूब रूट होते हैं यूनिटी के, और मल्टीप्लीकेशन के साथ ये ग्रुप बन जाते हैं, ठीक है, इनफैक्ट ये अबिलियन ग्रुप होता है, तो ये वाला तो है, कौन कौन सा ग्रुप है, ये है, फिर ये भी है वन माइनस वन, ये भी है वन माइनस वन आएटा एंड माइनस आएटा, ये भी हमने उसमें डिस्कस किया था इसकी कैली टेबल बना के, तो ये भी है, ये भी है, ये इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें ऑपरेशन एडिशन का आ गया, इसमें और इसमें फ़र्क यही है, इसमें मल्टीप्लिकेशन, इसमें एडिशन है, तो इसमें ऑपरेशन एडिशन का आ गया, तो अगर मैं वन प्लस वन कर देता हूँ तो ये जीरो बन जाएगा, सॉरी वन प्लस वन करता हूँ तो ये तो टू बन जाएगा, और वन प्लस माइनस वन करूँगा तो ये जीरो बन जाएगा, दोनों के दोनों एलिमेंट इसके अंदर नहीं आ रहे, तो ये क्लोज ही नहीं है, इसलिए ये क्या है, इट इज़ नॉट अ ग्रुप, ठीक है, नॉट ग्रुप पूछ रहा था, तो ये तो छोटा सा ही क्वेश्चन है, तो फिलहाल इतने ही क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चंस हमने कुछ डिस्कस कर लिए हैं, इसके अलावा भी हम और क्वेश्चंस कलेक्ट करेंगे अलग अलग एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए हैं, तो इसमें ये काफ़ी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, आप लोग जो भी क्वेश्चन इसमें से अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ है कॉन्सेप्ट किसी का कि ये कैसे हो गया, ये कैसा हुआ, ये यूनिट कैसे बन गया, ये कोई ग्रुप का भी क्वेश्चन है अगर आप लोगों के पास, हमने खाली रिंग थ्योरी अभी डिस्कस करी करी है, मतलब मेरे थ्रू, तो अगर ग्रुप के भी क्वेश्चन हैं या रिंग के क्वेश्चन हैं किस टाइप के भी हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं, और बाकी मैं कोशिश करूंगा कि सारे क्वेश्चंस के मैं अलग अलग टाइप के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस में सॉल्व करवा दूँ, ठीक है, तो हम अगली क्लास में मिलेंगे।